हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी ज्योग्राफी, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मध्य प्रदेश की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ एमपी। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, और हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्लाइमेट क्या कहलाता है। ठीक है, कि जलवायु, अगर हम मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्लाइमेट क्या कहलाता है। तो जैसा कि लिखा है कि किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप तप नहीं ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा तथा वायु की गति का औसत रूप से पाया जाना वहां की क्या दिखाता है, जलवायु दिखाता है। मतलब आप समझिए, जलवायु क्या है कि कोई भी एक क्षेत्र होगा, वहां पे जो वहां की ताप, वर्षा या जो वहां की आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो जो औसत रूप से पाया जाता है वो वहां की क्या कहलाती है, जलवायु को प्रदर्शित करती है। ये एवरेज टर्म में ये जरूर आएगा। इसमें अगर देखो, हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो ये एक औसत है। क्या है? एक एवरेज है कि उस एरिया का औसत दिखाता है किस चीज का, जो हमारी ताप हो गया, वर्षा, आर्द्रता तथा वायु की गति। हम कहते हैं नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे पहले जितनी वर्षा होती थी अब वह वर्षा नहीं हो रही है, या यहाँ पे जो पहले तापमान रहता था, जैसे अपन बोलते कि बुंदेलखंड का तापमान अब बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट अब चेंज हो रहा है, और फिर हम रीजन देते हैं कि क्लाइमेट का चेंज होना है ना। तो यही है हमारा क्लाइमेट, द एवरेज रेनफॉल, temperature, humidity, and wind speed found in any area over a long period of time is called the climate of that area। उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। तो समझ गए जलवायु क्या कहलाती है। फिर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु, इसमें भी हम देखेंगे कि एक जलवायु टर्म आता है, एक मौसम टर्म आता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपकी जलवायु होती है वह क्या दर्शाती है, दीर्घकालिक औसत को। मैंने जैसे बताया कि क्या है, किसी भी जगह का जो ताप, वर्षा या आर्द्रता होगी उसके दीर्घकालिक औसत को यह दर्शाता है जलवायु। लेकिन वहीं जो हमारा मौसम होगा वह क्या दिखाएगा, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को, कि उस दिन में, जैसे हम कहते नहीं कि आज हमारे दिन का तापमान बहुत ज्यादा है, आज मौसम बहुत गर्म है ना। तो ये दिखाता है द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड वेदर। यह हमारा मौसम दर्शाता है। तो एक बेसिक अंतर हमें याद रखना है कि मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है। मौसम हमारे दिन प्रतिदिन की दिखाता है कि दिन प्रतिदिन की हमारी क्या वहाँ की स्थिति है या कंडीशन है। ठीक है, और वहीं जब मौसम की दीर्घकालिक स्थिति होती है, कि दीर्घकाल में जो मौसम का औसत रूप होता है वह हमारा जलवायु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखेंगे हम कि हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो हमने वहां पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, है ना। कैसी जलवायु मध्य प्रदेश की, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये देखिए, आप, मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल मानसून क्यों कहते हैं, या ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं और मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं। इसके दोनों अलग अलग रीजन हैं। देखिए, जो हमारा भारत है, भारत भी हमारा कैसा है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और हमने ये देखा था कि ये हमारा जैसे भारत है, आप देखिए मैप के माध्यम से, और ये हमारा माना कि मध्य प्रदेश है, तो यहाँ से हमारी कर्क रेखा जैसे निकल रही है। ठीक है, तो कर्क रेखा के निकलने के कारण ही इसकी जलवायु को कैसा बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु बोला जाता है। वहीं अगर मानसून देखा जाए तो मानसूनी जलवायु का बोलने के कारण क्या है, यहाँ पे स्पष्ट ऋतुओं का होना। और मानसूनी जलवायु आपकी दिखाती है कि यहाँ पे स्पष्ट ऋतु हैं। तो अपने यहाँ पे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु व शीत ऋतु पाई जाती हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कारण, तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा का गुजरना। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये हमारे प्री का क्वेश्चन है, ये एक 2017 या 18 में हमारी पीएससी में आया था कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो हमने टिक लगाना है कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की क्या है, जलवायु है।
अब इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु में हम देखेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे आप देखिएगा जो आपकी समुद्र होती है, समुद्र के एरिया के आसपास का रीजन की जलवायु अलग होती है, और हमारा जो मध्य प्रदेश है, आप देखिए हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थित है, ठीक है, और यह समुद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। यहाँ समुद्र है, देखिए इस एरिया पे समुद्र है। तो जो यहाँ से जो आती हैं आर्द्रताएं, वो आर्द्रता वाली पवनें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कैसी हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, ठीक है। तो जिस कारण यहाँ पे वर्षा के स्तर में थोड़ी कमी आती है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी जो इसकी जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो समुद्र से दूरी एक फैक्टर हो गया। दूसरा डिस्टेंस, भूमध्य रेखा से दूरी। आप ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है, पृथ्वी में ये हमारी जो लाइन है जो हमें नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये मिड की रेखा होती है जो 0 डिग्री में होती है, स्थित है। तो ये हमारी किस रेखा को दर्शाती है, ये हमारी भूमध्य रेखा को दर्शाती है, ठीक है, इक्वेटर को दर्शाती है, ठीक है। इससे हमारी दूरी ये हमारे मानसून को प्रभावित करती है, क्योंकि आप ये देखिए, ये अगर जो भूमध्य रेखा होगा तो यहाँ पे तापमान वर्ष भर क्या होगा, समान होगा। यहाँ का तापमान वर्ष भर क्या होता है, समान होता है। अत्यधिक बारिश होती है, इसकी 2-3 स्थितियाँ होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, इस कारण ये मध्य प्रदेश की जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। फिर इसके बाद पर्वतों की स्थिति। पर्वत क्या करते हैं कि अगर आप देखिए किसी स्थान पर पर्वत होगा तो वो वहाँ की वर्षा को आकर्षित करता है, ठीक है, और वर्षा के होने का एक प्रमुख कारण पर्वतों की स्थिति भी होता है। कि आप देखिए ना कि पर्वत स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या होती हैं, वर्षा होती है, वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। तो यह भी हमारी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दूसरा आपकी कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो दोनों आप देखिए, जो पचमढ़ी है वहाँ पे हमारी वर्षा अधिक होती है। तो कारण क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का होना, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह क्या करती है, यह मध्य प्रदेश के तापमान को उच्च बना के रखती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में 4 क्षेत्रों की मुख्यतः बांटा गया है। ये आपका पूछ भी सकते हैं कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 क्षेत्रों में। पहला है आपका उत्तर का मैदान, दूसरा है आपका मालवा का मैदान या मालवा का पठार, इस एरिया की जलवायु, और तीसरी है आपकी नर्मदा घाटी क्षेत्र की, और चौथा भाग है आपका विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र। इन 4 रीजनों में लगभग लगभग एक सी जलवायु को हम यहाँ पे बांट देते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग ऐसी जलवायु है। और वहीं अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये आपका MPPSC 2022 का क्वेश्चन है। ये हमारे 11 हैं इनकी संख्या, ये आप याद कर लीजिएगा। ये MPPSC 2022 में क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो उसका आंसर आपका 11 है या 11, ठीक है। तो ये आप देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं कि जलवायु के अनुरूप कृषि करना, कि इस एरिया में ये वाली, जैसे हमारा ये वाला एरिया है बालाघाट छिंदवाड़ा, तो यहाँ पे हमें किसकी कृषि करनी है, तो यहाँ पे हमें चावल की कृषि करनी है, ठीक है। ये वाला जैसे एरिया हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमें सरसों की कृषि करनी है। तो ऐसे हमारे एरिया वाइज यह दर्शाता है, तो उसे कृषि जलवायु प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर जलवायु के अनुरूप कृषि को किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे 11 एग्रो क्लाइमेट जोन हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु को, वही जो हमने 4 भागों में विभाजित किया था, ठीक है, उनके नाम देखिए आप। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र व नर्मदा घाटी क्षेत्र। नॉर्थन प्लेन, मालवा प्लेटू, विंध्यन माउंटेन रीजन, और नर्मदा वैली रीजन, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम एक एक को, हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर का मैदान, नॉर्थ प्लेन, ठीक है। इसका हम एक्सटेंशन देखेंगे कि एक्सटेंशन कहाँ पर है। तो ये उत्तर मैदान की, मतलब इसमें हमने देखना है
कि जो जलवायु है किस किस एरिया की जलवायु हमारी समान है। तो उत्तर के मैदान में हम देखेंगे कि जो बुंदेलखंड प्लेटू है, और आपका क्या हो गया, मध्य भारत का पठार हो गया, और रीवा पन्ना का पठार हो गया। यहाँ की लगभग लगभग जलवायु आपकी समान है। और यहाँ की जलवायु कैसी है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या कहलाती हैं, यह आपकी महाद्वीपीय जलवायु कहलाती हैं, जिसमें इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। जैसा कि आप बुंदेलखंड एरिया में देखते आ रहे हैं, मध्य भारत के पठार में ग्वालियर वगैरह में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तथा गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखेंगे द एवरेज टेम्परेचर इन समर इज 40 to 45 डिग्री। तो लगभग यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 डिग्री तापमान क्या होता है। और अगर एवरेज टेम्परेचर इन विंटर देखा जाए तो 10 to 15 डिग्री, मतलब 10 से 15 डिग्री का तापमान आपकी कहाँ होता है, शीत ऋतु में औसतन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन देखेंगे रेनफॉल, जो वर्षा होती है वह वे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच। तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वह किससे होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से तथा अरब सागर शाखा से। जैसा कि आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश और भारत में हमारे मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से दो शाखाओं का उद्गम होता है। अब देखिए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ समझिए आप, ये हमारा भारत है जैसे, ठीक है, तो भारत में यहाँ से ग्रीष्म ऋतु में पवनें उठती हैं तथा जो वर्षा कराती है हमारे, जो हमारा कौन सा मानसून कहलाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये हवाएं जब चलती हैं यहाँ से, तो यहाँ से चलने वाली हवाएं दो भागों में बट जाती हैं। एक भाग हमारा अरब सागर की शाखा को दर्शाता है तथा दूसरा भाग हमारा बंगाल की खाड़ी शाखा को दर्शाता है। तो इस प्रकार यह जाते जाते धीरे धीरे ये कम मात्रा में होती जाती हैं। तो इन दोनों रीजन से हमारे यहाँ पे वर्षा होती है मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे मालवा के पठार का। अगर इसका एक्सटेंशन देखा जाए तो मंदसौर, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, भोपाल और रतलाम, इन एरिया में इनका विस्तार देखा गया है। और यहाँ की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण जलवायु है। और यही समशीतोष्ण जलवायु होने के कारण ही फाइयान ने यहाँ विश्व की श्रेष्ठ जलवायु इसको बोला है। क्योंकि क्या होता है इसमें, समझिए, आप इंदौर में रहे भी होंगे, बहुत सारे लोग जो हमारे पीएससी की तैयारी करते हैं सभी बच्चे इंदौर में रहते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत नॉर्मल गर्मी पड़ती है तथा ठंड नॉर्मल ठंड होती है बुंदेलखंड की अपेक्षा, या आप देखें बघेलखंड की अपेक्षा यहाँ पे बहुत एवरेज रहता है टेम्परेचर। हाँ, हालांकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण अब गर्मी अधिक होने लगी है यहाँ पर जब फाइयान आया था उस समय यह जलवायु कैसी थी, श्रेष्ठ जलवायु कही जाती थी। फाइयान हैज कॉल्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, समशीतोष्ण जलवायु। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। क्या देखेंगे, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। इस एरिया का विस्तार अगर देखा जाए तो हमारा पन्ना, रीवा, दमोह, सागर, सतना, मैहर आदि जिलों में है। तो जो विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है, अगर इसका विस्तार देखा जाए तो इन एरिया की जलवायु आप समान दिखती है। और रेनफॉल देखा जाए तो यहाँ पे फ्रॉम बोथ अरेबियन सी तथा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे वही जो हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी शाखाएं, आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा और आपकी अरब सागर शाखा से वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ की जलवायु भी कैसी है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ की जलवायु भी आपकी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। कैसी जलवायु है आपकी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है,
नर्मदा घाटी क्षेत्र अगर हम देखें तो इसका एक्सटेंशन है हमारा अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर और नरसिंहपुर, कटनी। ठीक है, ये यहाँ का एक्सटेंशन है। और यदि यहाँ पे वर्षा देखी जाए तो बंगाल की खाड़ी शाखा से और अरब सागर शाखा दोनों से यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। रेनफॉल फ्रॉम बोथ बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु में तो अत्यधिक गर्मी होती है, लेकिन शीत ऋतु में यह यहाँ पे कैसी होती है, नॉर्मल ठंड होती है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। एक्सट्रीम हीट एंड मॉडरेट कोल्ड इन समर। ठीक है, तो ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अब इसके बाद देखेंगे हम, अब व्यक्तियों के नाम के हिसाब से हमें देखना है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को किसने कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो AR सुब्रमण्यम और T श्री मन्ना नारायण ने जो वर्गीकरण किया था, इन्होंने कब वर्गीकरण किया था, ये आप देखिए 1991 में। इनके हमें सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखने हैं कि इन्होंने कितने भागों पे मध्य प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आधार, तापमान व वर्षा, वर्षा व तापमान के आधार पर। फिर इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है, मतलब इन्होंने तापमान व वर्षा के अनुरूप यहाँ पे क्या बांटा है, जलवायु को बांटा है। वर्षा और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मतलब इसको आधार बनाकर इन्होंने जलवायु को यहाँ पे बांटा है। और मध्य प्रदेश की जलवायु को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले आप देखेंगे अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु। सेकंड अपन देखेंगे गर्म शीतोष्ण जलवायु। और थर्ड देखेंगे अपन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ये यहाँ पे इन्होंने 3 भागों में बांटा है, जो कि आपकी वर्षा की मात्रा एवं तापमान के आधार पर वर्गीकरण है। आपको यहाँ पे सिर्फ यही 3 नाम याद रखने हैं। और किसने बांटा है, AR सुब्रमण्यम। आपकी PSC सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगी कि AR सुब्रमण्यम तथा T श्री मन्ना नारायण ने कितने भागों में मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा है और कब बांटा है। तो ये 1991 में इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। अब अपन देखेंगे, हमें यहाँ पे 2 या 3 वर्गीकरण देखने हैं। स्टार्ट में हमने भाग में बांटा था। एक हमने यहाँ पे किसके आधार पे बांटा है, थर्न थ्वेट के अनुरूप। इन्होंने क्या बांटा है, मध्य प्रदेश की जलवायु को। इन्होंने आधार लिया है यहाँ पे क्लाइमेट और जल संतुलन। क्लाइमेट एंड वाटर बैलेंस दी क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड। इन्होंने जलवायु और जल संतुलन के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को यहाँ पे वर्गीकृत किया है। इन्होंने भी 3 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले एक है तर अल्पाद्र जलवायु, सेकंड नंबर है आपका शुष्क अल्पाद्र जलवायु एंड थर्ड नंबर है आपका अर्ध शुष्क जलवायु। इनका हमें क्षेत्र देखना है कि मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों में या किस एरिया में, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किस एरिया में आपकी ये वाली जलवायु पाई जाती है। तो इसके लिए हम मैप देखेंगे कि मैप के अनुरूप हम समझेंगे। अगर अर्ध शुष्क देखा जाए तो अर्ध शुष्क आप देखिए, ये वाला जो आपका एरिया है अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, और फिर अगर हम शुष्क जलवायु को देखें कि शुष्क अल्पाद्र, ये आपके मैप में 3 इंडिकेशन दिए गए हैं जो आपको दर्शाते हैं मैप में। जो आपकी अर्ध शुष्क है यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी एरिया और उत्तरी एरिया में ये पाई जाती हैं, तथा शुष्क अल्पाद्र जो आपकी हमारे मध्य प्रदेश में या बीच वाले एरिया में, पूरे एरिया में ये पाई जाती हैं। तथा तर अल्पाद्र ये आपकी इस वाले एरिया में पाई जाती हैं, जहाँ पे हमारी वर्षा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्या दर्शाती हैं, देखिए आप, जो आपकी तर अल्पाद्र हैं ये आपकी दर्शाती हैं कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है। तो आप देखिए बालाघाट, छिंदवाड़ा या मंडला वाली रीजन में ये दर्शाई गई है, तथा आपके पचमढ़ी वाले एरिया में भी ये दर्शाया गया है। और वहीं आप देखिए शुष्क अल्पाद्र, ये मध्य प्रदेश की लगभग औसत वर्षा को दर्शाता है कि जहाँ पे एवरेज रेनफॉल होता है, और जहाँ पे न्यूनतम रेनफॉल होता है वहाँ पे आपकी अर्ध शुष्क को दर्शाया गया है कि अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। तो इस प्रकार से आपको यह याद रखना है। और यह आपका पूछेगा कि पचमढ़ी किस रीजन में है। ठीक है, तो थर्न थ्वेट के अनुसार
थॉर्न थ्वेट के अनुसार आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को किस रीजन में रखा गया है, तो आपका आंसर होगा तर अल्पाद्र। और यह है आपका संभावित क्वेश्चन है, और यह आप टिक लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछ भी सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि गोहद भिंड आपका किस एरिया या रीजन में आएगा, तो आपका आएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कोपेन के अनुसार। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन महोदय हुए हैं, इन्होंने भी मध्य प्रदेश की जलवायु को इनके अनुरूप देखा जाए तो यहाँ पे 3 पार्ट को देखा जाता है। कहीं कहीं देखो 2 मिलते हैं, कहीं कहीं 3 मिलते हैं, तो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिकल शवाना क्लाइमेट, सेकेंड है आपका ड्राई कोल्ड मानसून क्लाइमेट, तथा आपका थर्ड है ह्यूमिड सेमी एरिड क्लाइमेट। इन 3 भागों में हमारे मध्य प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है। मैप के माध्यम से हम इनको समझेंगे कि कहाँ पे किस एरिया पे। आप देखिए जो हमारा आर्द्र शुष्क या स्टेपी टाइप की आपकी जलवायु है, ये हमारे मध्य प्रदेश के इस वाले रीजन को दर्शा रही है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या है, बहुत न्यून या कम है। और यदि हम देखें कि गर्म शीतोष्ण, यह हमारी दर्शाती है मिड वाले एरिया को, जिसका विस्तार हमारा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन आएगा कि कोपेन के अनुसार किस जलवायु प्रकार का हमारे मध्य प्रदेश में भाग सर्वाधिक है, तो हम टिक लगाएंगे गर्म शीतोष्ण। फिर इसके बाद हम देखेंगे उष्ण आर्द्र शुष्क जलवायु, तो यह आपकी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो आपको इस एरिया के और मैप को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है और इस पर टिक लगाना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत मतलब जलवायु से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप देखिए आपके सिलेबस की सीधी सीधी लाइन है, आप टिक देखिएगा, उसमें जलवायु ऋतु तापमान वगैरह आपकी सिलेबस में दिया गया है। और पीएससी किसी न किसी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है कि थर्न थ्वेट कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है, वह कितने प्रकार से बांटा गया है, या किस एरिया में कौन सी जलवायु है। तो आप इसको मैप के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश का तापमान। अब तापमान देखेंगे तो तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश को अति तापीय वर्ग में आता है। यह भी आपका पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है किसी एग्जाम में। अभी एग्जाम का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं था, मतलब अपने जो सिविल वाला एग्जाम नहीं था, आयोग द्वारा कंडक्ट तो कराया गया था, तो देख लीजिएगा आप। और इसको अपन बोलेंगे मेगा थर्मल, थर्मल नहीं, यहाँ पे आपको मेगा थर्मल याद रखना है, मेगा थर्मल अति तापीय वर्ग। और इसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में तापमान को समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई प्रभावित करती है। मतलब यहाँ पे हमारी जो समुद्र से दूरी है तथा हमारी समुद्र से जो ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है, वह भी प्रभावित करती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट से बताया कि समुद्र के जो एरिया के पास होंगी वहाँ की जलवायु या वहाँ पे अलग ही अंतर होता है कि वहाँ पे आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, यहाँ आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होगी। क्योंकि आप देखिए ना, समुद्र से जो पवनें आती हैं वह क्या लेके आती हैं, आर्द्रता लेके आती हैं, ह्यूमिडिटी लेके आती हैं, जो इस एरिया के तापमान को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं और कम भी करती हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए समुद्र में जो आपकी पवनें आती हैं, कभी कभी गर्म पवनें भी आती हैं, कभी शुष्क पवनें भी आती हैं। ठीक है, तो इसके और हमारे मध्य प्रदेश की दूरी है तो उससे हम प्रभावित बहुत कम होते हैं। तो स्थानीय एरिया में जो हमारे पर्वत होते हैं उनसे हमारे तापमान का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, तापमान या वर्षा प्रभावित होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे तापक्रम, यह आपकी सिलेबस की लाइन है तापमान, तो इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे करना है इसे। आप देखेंगे अभी एक आप स्थिति देख लीजिए सबसे पहले कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के पास लंबवत होता है, जिस कारण मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ने लगता है। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है आप कि यह आपकी पृथ्वी है। ठीक है, यह आपका इक्वेटर है, यह आपकी कर्क रेखा,
एक बार देखिए, यह आपकी पृथ्वी है, यह आपका इक्वेटर, यह आपकी कर्क रेखा और यह आपकी मकर रेखा है। ठीक है, देखो हमें तो जैसे पता है कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो यह सूर्य है माना कि हमारा, और सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का एक पोर्शन हमेशा सूर्य के समक्ष होगा, ये तो क्लियर है। तो जब भी पृथ्वी, और जो पृथ्वी हमारी कैसी है, टिल्ट है थोड़ी सी, तो इसके कारण जब यह सूर्य के चक्कर लगाती है तो इसका ये एरिया से लेके इस एरिया तक, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इस एरिया तक आपकी क्या रहता है, सूर्य के सामने पृथ्वी का भाग रहता है। तो आप देखिए, जब हमारा 21 जून की स्थिति आती है तो 21 जून की स्थिति में हमारी जो कर्क रेखा के सामने क्या रहता है, सूर्य रहता है, मतलब सूर्य हमारे कर्क रेखा के लंबवत रहता है, यहाँ पर रहता है सूर्य। ठीक है, आप देखिए सूर्य तो वैसे एक ही जगह पे है, लेकिन पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सूर्य के लंबवत रहता है। और जब हमारी इक्विनेक्स की स्थिति आती है, इसके बाद आप 21 जून के बाद जाइए, 21 जून के बाद, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर में यह यहाँ पे आ जाता है। फिर आप जाए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 22 दिसंबर की स्थिति में आपकी यह यहाँ पर आ जाता है। तो आप देखिए, जब सूर्य आपके यहाँ पर रहेगा तो सूर्य का तापमान आपकी, या सूर्य की किरणें सीधे इस वाली एरिया पे आपकी पड़ेंगी, समझ रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वह आपका कर्क रेखा की क्या है, कर्क रेखा के बीच से, कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, तो ऑब्वियसली हमारा जो तापमान होगा वह क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो आप ये देखिए कि यह भारत है हमारा, और यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है, और ये कर्क रेखा गुजर रही है, और सूर्य हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ का तापमान बहुत अधिक होगा। ठीक है, और जब सूर्य मार्च की, सितंबर की स्थिति में आएगा तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश का तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यदि वह स्थिति आपकी दिसंबर की स्थिति आती है तो यह मकर रेखा के लंबवत होगी सूर्य, तो इसके कारण यहाँ पर तो सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें जाएंगी नहीं, जिस कारण हमारे यहाँ पे क्या होगी, शीत ऋतु या ठंड का मौसम होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की हमारी डायरेक्ट किरणें नहीं आती हैं। इसीलिए जब 21 जून की स्थिति होती है तो सूर्य कर्क रेखा के पास लंबवत होता है, जिस कारण मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, ऑन 21 जून द सन बिकम द वेरिटल नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो जिससे हमारा मध्य प्रदेश का तापमान क्या होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि 21 मार्च की स्थिति और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य आपका क्या होता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, इस स्थिति को इक्विनेक्स की स्थिति बोलते हैं, यह हमें याद रखना है। इस स्थिति में क्या होता है, दिन और रात की लंबाई कैसी होती है, समान होती है, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। वरना उसमें इस स्थिति में हमारे, अगर सूर्य रेखा यहाँ पर है हमारे कर्क रेखा में, तो भारत में दिन लंबे होंगे व रातें छोटी होगी, तथा सर्दियों में रातें लंबी होंगी व दिन छोटे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम कि वही हमने जैसा कि पढ़ा कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण मध्य प्रदेश का तापमान अत्यधिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 22 दिसंबर द सन इज परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ड्यू टू दी विच द टेम्परेचर इन मध्य प्रदेश बिकम एक्सट्रीम लो, जिस कारण हमारे मध्य प्रदेश का तापमान कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। अब इसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश के तापमान में, जो कि हमारे प्री में है। अब आप समझिए, ये आपका क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस भाग से किस भाग पर जाने पर तापमान में कमी आती है या तापमान में वृद्धि होती है। अब देखिए आप, ये हमारा एमपी का मैप बना है, देखिए, ठीक है। तो आप देखिए, हमने देखा था कि सूर्य जब उत्तर की ओर जा रहा था तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी यहाँ से मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, और यहाँ पे हमारा सूर्य है। तो इसके ऊपर का भाग जो भी होगा हमारा, वहाँ पर
टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये वाला एरिया आपका सर्वाधिक टेम्परेचर है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि यहाँ पे कैसी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश के ये वाला एरिया, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब भी हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो मध्य प्रदेश का टेम्परेचर या तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो यह आपके ये वाले क्वेश्चन आपके पीएससी में जरूर आते हैं कि आपका किस एरिया से किस एरिया पे जाने पर आपका तापमान बढ़ता है, या किस एरिया से किस एरिया में जाने पर आपकी वर्षा में कमी आती है या वर्षा में वृद्धि होती है। ये दो प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं, इन दो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका पीएससी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आपको ये रिमेंबर रखने हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। आप देखिए, जैसा कि अब हमने देखा था कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, गर्मी में अत्यधिक गर्मी, ठंड में अत्यधिक ठंड। तो जो हमारा ये वाला एरिया है, उत्तर का भाग हमारा, तो इस वाले एरिया में आपने देखा होगा कि तापमान सबसे ज़्यादा हो गया और यहीं का तापमान सबसे कम भी होगा। तो उत्तरी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। और यह दोनों क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी 2020 में आए थे, ठीक है। तो जहाँ का तापमान सर्वाधिक था और वहीं पे तापमान ठंडियों में सबसे कम है, तो जो वर्षा की जो हमारी टेम्परेचर की जो परिवर्तनशीलता है, ठीक है, जो टेम्परेचर हमारा वेरिएशन है कि मतलब पहले ग्रीष्म में टेम्परेचर अधिक था, वह शीत में टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, जिस कारण यहाँ पे क्या हो गई, टेम्परेचर वेरिएशन इस एरिया में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो किस एरिया में होता है आपका, उत्तरी एरिया में या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापमांतर मार्च में सबसे अधिक। अब हम अगर दैनिक तापांतर देखें, मतलब डेली के हिसाब से, मतलब इसमें ये होता है कि सूर्य की रोशनी आपकी दिन में आती है और जो रात में आपकी जो सूर्य की रोशनी जब परावर्तित पृथ्वी से पार जाती है, तो उनके टेम्परेचर में जो अंतर होता है दिन व रात के तापमान में, वह हमारा डेली टेम्परेचर कहलाता है। और यह सर्वाधिक देखा जाता है मार्च के मंथ में, ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के सभी भागों में देखा जाए तो डेली टेम्परेचर वेरिएशन इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होता है हमारा मार्च में। क्यों, इसका रीजन यही है कि स्वच्छ आकाश व आर्द्रता का कम होना। आर्द्रता या स्वच्छ आकाश कैसे डिपेंड करती है, आप देखिए सूर्य की रोशनी जैसे आपकी आई, तो आप देखिए यह आपकी पृथ्वी है, ये आपकी सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी यहाँ पर आई, ठीक है। अब ये यहाँ से ट्रांसफर हुई आई, तो यहाँ पे ये रुक जाती है कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे अगर आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी या आपके घने बादल होंगे तो यह पार सूर्य की रोशनी को नहीं कर पाते, और यदि यह चीज़ें नहीं होंगी तो सूर्य की रोशनी अपने आप पृथ्वी से क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, जिस कारण तापमान हमारा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि मार्च के मंथ में हमारे यह आपकी ह्यूमिडिटी नहीं होती है तथा काले बादल नहीं होते हैं, जिस कारण जितनी सूर्य की रोशनी आती है वह ट्रांसफर होके बाहर चली जाती है, ठीक है। जिस कारण यहाँ पे कैसा हो जाता है, मार्च के मंथ में हमारा डेली का टेम्परेचर वेरिएशन होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम दो तीन फैक्चुअल पॉइंट है हमारे कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ का है हमारा। देखो ऑथेंटिक रूप से अभी नौगांव में भी हुआ था, कई जगह भी है, पर वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक अभी गवर्नमेंट के द्वारा आपका गंजवासौदा को ही माना गया है, जो कि आपका मेजर्ड किया गया था इन 1995 1995। आप ये तो याद करेंगे पर ये आपको बहुत कम मिलता है, तो आप इस फैक्ट को जरूर करिए, ये नया फैक्ट है, ठीक है। ये कम मेजर किया गया था, हालांकि ये अभी पीएससी ने पूछा नहीं है। तो आप देखिए ऐसे कुछ बिंदु जो आपकी पीएससी ने अभी पूछे नहीं हैं, यदि आपको वो याद हैं और आ गया पेपर में तो आप एक नंबर प्लस हो जाएंगे। तो आपकी जो एक बेसिक आपका गलत होगा वहाँ आप लीड ले जाएंगे, और हमें ऐसे ही दो चार क्वेश्चन में अगर हम लीड ले गए तो हमारा प्री कभी नहीं रुक सकता, ठीक है। अब लोएस्ट टेम्परेचर, अब लोएस्ट टेम्परेचर देखा जाए तो ऑथेंटिक रूप से आपका क्या है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आपका औसत तापमान क्या है, सबसे कम है, लोएस्ट टेम्परेचर मापा गया है। और एवरेज टेम्परेचर ऑफ मध्य प्रदेश, यदि मध्य प्रदेश का पूरा औसत तापमान देखा जाए तो यह कितना है, 21 डिग्री,
कितना है 21 डिग्री। वहीं अगर भारत का देखा जाए, अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह एवरेज टेम्परेचर हमारा कितना है 15 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में ऋतुएं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है। पहली ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब समझेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु आप ये देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो स्थानीय नाम है उसको बोला जाता है योनाला। ये पीएससी आपकी, ये आयुष का एग्जाम हुआ था या कोई एक एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा था कि योनाला किस ऋतु को स्थानीय भाषा में बोला जाता है। तो हमें ये याद रखना है, तीनों ऋतुओं के अलग अलग नाम है। एक का योनाला है, एक का सियाला है और एक का चौमासा है। तो ग्रीष्म ऋतु को आप क्या बोलेंगे? योनाला। शीत ऋतु को आप शियाला तथा वर्षा ऋतु को आप चौमासा बोलेंगे। तो आप देखिए कि क्या टाइम है ग्रीष्म ऋतु, यह आपके मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है। क्या टाइम पीरियड अगर आप इसका देखें तो मिड मार्च टू ड्यू मिड जून तक यह। और यदि देखा जाए एट दिस टाइम हीट वेव प्रिवेल्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तरी भाग में तापमान सर्वाधिक रहता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो तापमान होता है हमारा, किस भाग में सबसे ज़्यादा है हमारा तापमान? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भाग में हमारा तापमान सबसे ज़्यादा है। हमने एमपीपीएससी 2020 का भी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है कि दक्षिण भाग से उत्तर भाग तक जाते हुए तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कर्क रेखा होने के कारण यहाँ पे सूर्य स्थित होता है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से सीधी पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है। ठीक है। और फिर देखें द टेम्परेचर इज हाईएस्ट इन दी, इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में क्या चलती है? लू चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लू, आप देखो सभी लोग जानते होंगे लू क्या कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में एक प्रकार की गर्म प्रकार की हवाएं चलती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में लू बोला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या है? इसको आप स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? चौमासा। टाइम जून टू अक्टूबर, यह जून से अक्टूबर तक आपकी रहती है। और एवरेज रेनफॉल इन मध्य प्रदेश इज 112 सेंटीमीटर। ये आपका पचमढ़ी गलत लिखा है। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर तो आपको यहाँ देखना है मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि 112 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा, ये आपका पचमढ़ी यहाँ लिखना था, वहाँ लिख गया था। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह आपकी कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में होती है। और रीजन अभी आपको मैंने बताया था, पर्वतों की उपस्थिति के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और पर्वत आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अब देखेंगे हम ग्रीष्म ऋतु, नहीं शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु देख चुके हैं। शीत ऋतु, इसका स्थानीय भाषा में नाम क्या है? शियाला। ग्रीष्म ऋतु का नाम क्या बताया था अभी मैंने? योनाला। और वर्षा ऋतु का चौमासा, शीत ऋतु का शियाला। आप समय देखिए, टाइम नवंबर टू फरवरी। और सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। अब यही मैंने आपको फिर से बताया था जो एमपीपीएससी 2020 में आपका क्वेश्चन आया था कि तापमान आपका होता रहता है कम। अब यही शीत ऋतु में देखेंगे, अभी वो क्वेश्चन में था आपका ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान क्या रहता था? सर्वाधिक रहता था। और शीत ऋतु में ये आपका ग्रीष्म ऋतु हो गया। और यही शीत ऋतु में अगर आप देखें तो इसी एरिया का तापमान क्या होगा? सबसे कम होगा। तो तभी आपका एक क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2020 में कि किस भाग का
तापांतर मतलब वार्षिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर होता है, कि वहाँ पे मतलब जो परिवर्तनशीलता होती है तापमान की सर्वाधिक होती है तो आपके उत्तरी भाग में, क्योंकि शीत ऋतु में उत्तरी भाग का तापमान क्या रहता है, सबसे कम रहता है, तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भाग का तापमान सबसे अधिक रहता है। ठीक है, और दक्षिण भाग में आपका क्या बढ़ता जाता है, इसमें तापमान बढ़ता जाता है। अब देखिए जो शीत ऋतु आती है आपकी, अब यहाँ का हमने देखा कि यहाँ का तापमान आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑब्वियसली ये दक्षिण की ओर आएगा तो यहाँ का तापमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ एवरेजन टेम्परेचर अधिक है। तो ये ऋतुओं के अनुसार है, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से ध्यान से पढ़ना है कि यह बात यहाँ पे शीत ऋतु की गई है, ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, और इस ऋतु में कभी कभी चक्रवातों द्वारा हल्की वर्षा भी होती है। आपने देखा होगा कि मालवा के पठार में आपकी शीत ऋतु में बहुत मतलब वर्षा होती रहती है चक्रवातों के कारण या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, और जिसे आपके स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। और यह किसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यह भी आपका क्वेश्चन आएगा कि यह रबी की फसल, क्योंकि आपकी शीत ऋतु में कौन सी फसल को उगाया जाता है, रबी की फसल, तो यह जो वर्षा होती है वह रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में, जैसे अभी हमने पढ़ा था, द विंटर रेनफॉल इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड मावठा। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को आप क्या कहते हैं, मावठा कहते हैं या मावठ कहते हैं। और सितंबर से, अब आप देखिए जो सितंबर है, सितंबर से अक्टूबर माह तक में पड़ने वाली गर्मी को प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। आप देखिएगा कि वर्षा ऋतु के बाद आपकी ह्यूमिडिटी अधिक हो जाती है ना, कि कभी कभी आपका जब बारिश नहीं होती है तो ह्यूमिडिटी की अधिकता हो जाती है, तथा जिस कारण आपके सितंबर से अक्टूबर माह में क्या है, गर्मी लगने लगती है, जिसको आप प्रदेश में क्या बोला जाता है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु बोला जाता है। और मध्य प्रदेश में, ये आपका फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो ऋतु वेधशाला आपकी कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है, जिसका नाम क्या है, तो एस चंद्रशेखर वेधशाला। इस नाम से भी आपका यह आ सकता है क्वेश्चन कि एस चंद्रशेखर वेधशाला आपकी कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आप उज्जैन वाली वेधशाला में कंफ्यूज नहीं हुईएगा, वह जंतर मंतर की वेधशाला आपकी है जो कि उज्जैन में है, और इसका नाम आपका क्या है, चंद्रशेखर वेधशाला है। ठीक है, इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहें। धन्यवाद।